हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 11 का चैप्टर नंबर 18 पढ़ेंगे, डेट इज बिल्स ऑफ एक्सचेंज। ये इसका पार्ट 3 है। रिमेनिंग पार्ट के लिंक्स डिस्क्रिप्शन में गिवन है, आप वहाँ जाकर के देख सकते हैं। इस वीडियो में आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि डेज ऑफ मैच्योरिटी एंड डेज ऑफ ग्रेस किसे कहते हैं, और साथ ही इस टॉपिक को समझने के बाद हम कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि डेट ऑफ मैच्योरिटी एंड डेज ऑफ ग्रेस कहते किसे हैं। तो आपकी हेडिंग आएगी डेज ऑफ मैच्योरिटी एंड डेज ऑफ ग्रेस। ये आपके सभी पॉइंट्स हैं, हम एक एक करके सभी पॉइंट्स को समझेंगे, जिससे आपको इजीली समझ आ जाएगा कि डेज ऑफ मैच्योरिटी एंड डेज ऑफ ग्रेस का क्या लॉजिक है इन बिल्स ऑफ एक्सचेंज। तो इसमें लिखा है द डेट ऑन विच द पेमेंट ऑफ द बिल बिकम्स ड्यू इज कॉल्ड ड्यू डेट और डेट ऑफ मैच्योरिटी। इसका मतलब यह है कि जिस दिन बिल की पेमेंट को आप रिसीव करते हो उसी डेट को हम ड्यू डेट और डेट ऑफ मैच्योरिटी कहते हैं। इसकी एक और डेफिनेशन है, आगे लिखा है इन अदर वर्ड्स द डेट ऑन विच द ड्यूरेशन ऑफ द बिल्स कम्स टू एन एंड इज कॉल्ड द ड्यू डेट। इसका मतलब यही हुआ जो ऊपर वाले डेफिनेशन का मतलब था कि जिस दिन बिल के पैसों को आप रिसीव करोगे, जिस दिन बिल की जो ड्यूरेशन डिसाइड हुई थी वो कंप्लीट हो जाएगी, उसी डेट को हम ड्यू डेट कहते हैं। देन आगे लिखा है वाइल कैलकुलेटिंग द ड्यू डेट ऑफ द बिल इट इज़ कंपल्सरी टू ऐड 3 days टू द पीरियड ऑफ द बिल। दीज 3 days आर कॉल्ड डेज ऑफ ग्रेस। इसका मतलब यह है कि जिस भी दिन आपकी ड्यू डेट कैलकुलेट की जाती है उस दिन आप 3 दिन और ऐड करते हो बिल की ड्यू डेट में, और जो 3 दिन आप ऐड करते हो इसी को हम डेज ऑफ ग्रेस कहते हैं। तो यहाँ पर आपके 2 पॉइंट्स हो गए। ड्यू डेट उस डेट को कहा जाता है जिस दिन आप पैसे रिसीव करते हो, और साथ ही जिस दिन ड्यू डेट है उसके अंदर आप 3 दिन और ऐड करते हो, जिसे हम डेज ऑफ ग्रेस कहते हैं। इन दोनों पॉइंट्स को समझने के लिए हम एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल में लिखा है इफ़ अ बिल इज ड्रॉन ऑन 1 July 2016 एंड इज पेबल 2 months आफ्टर डेट, its maturity date will be 4th September 2016। अब इस एग्जाम्पल में ये लिखा गया है कि अगर आप 1 जुलाई 2016 को बिल लिखते हो और बिल के लिए आप ड्यूरेशन दे रहे हो 2 महीने की, तो 2 महीने के बाद जो आपकी डेट आएगी, मैच्योरिटी डेट, जिस दिन आप पैसों को रिसीव करोगे, वो आपकी होगी 4 September 2016। अब ये किस तरह आया, इसको समझने के लिए आपको सिंपली एक लाइन ड्रॉ करनी है। उस लाइन पे आप सबसे पहले वो डेट लिखेंगे जिस दिन हमने बिल को लिखा है, डेट इज़ 1 July 2016। देन इसके बाद बिल की जो ड्यूरेशन है वो 2 months है, तो इसमें आप 2 महीने ऐड करोगे। अगर आप 1 जुलाई से 2 months को ऐड करते हो तो आपके 2 months ऐड करने से डेट्स आएंगी फर्स्ट मंथ में 1 August, देन सेकेंड मंथ कंप्लीट होने के बाद आपका आ जाएगा 1 September। नाउ हम जानते हैं कि बिल की ड्यूरेशन कंप्लीट होने के बाद जिस दिन ड्यूरेशन कंप्लीट हो रही है उसमें हम 3 दिन और ऐड करते हैं, यानी 1 September में आप 3 days और ऐड करोगे, जिसे हम डेज ऑफ ग्रेस कहते हैं, जिससे आपकी एक्चुअल में जो मैच्योरिटी डेट है वो आ जाएगी विच इज़ 4 September 2016। तो इस तरह हम बिल की ड्यू डेट को कैलकुलेट करते हैं। काफ़ी सिंपल था। 1 जुलाई को बिल लिखा, 2 महीने ऐड किए, तो 1 जुलाई से 1 अगस्त 1 महीना हो गया, देन 1 अगस्त से 1 सितंबर 2 महीने हो गए, उसके बाद हमने 3 दिन और ऐड किए, जिससे आपका मैच्योरिटी डेट आ गई 4 September 2016। इस तरह आपका मैच्योरिटी डेट एंड डेज ऑफ ग्रेस कंप्लीट होता है। यहाँ पर आपको अच्छे से याद रखना है कि जो 3 days आप बिल में ऐड करते हो एक्स्ट्रा, उसको ही हम डेज ऑफ ग्रेस कहते हैं। और जिस दिन आप बिल को रिसीव करते हो, जिस दिन बिल के पैसे आप रिसीव करते हो, उसे हम कहते हैं डेट ऑफ मैच्योरिटी। इस तरह आपका ये टॉपिक कंप्लीट होता है ना। उसके साथ कुछ और टर्म्स भी हैं जो आपको याद रखनी है, जो कई बार आपको बिल के साथ ऐड करनी पड़ती है, जिसका अलग अलग मतलब होता है। टोटल ऐसी 3 टर्मिनोलॉजी है जो अगर आपके बिल के साथ लिखी आ जाए तो इसकी वजह से बिल की जो ड्यू डेट है उस पर इम्पैक्ट आता है। अब ऐसी कौन सी 3 टर्मिनोलॉजी है, कौन से 3 वर्ड्स हैं जिससे बिल की ड्यू डेट पे इम्पैक्ट आता है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहला वर्ड है बिल एट साइट। इसमें लिखा है इन अ बिल ऑफ एक्सचेंज द एक्सप्रेशन एट साइट एंड ऑन प्रेजेंटेशन मीन पेबल ऑन डिमांड। इसका मतलब ये हुआ कि जब हम बिल्स ऑफ एक्सचेंज को लिखते हैं
और उस पर हम मेंशन कर देते हैं कि बिल एट साइट है, तो उसका मतलब ये होगा कि जिस दिन सेलर को पैसे चाहिए होंगे उस दिन परचेज़र उस अमाउंट को पे कर देगा, यानी ये पेबल ऑन डिमांड है। तो अगर बिल्स ऑफ एक्सचेंज को प्रिपेयर करते टाइम उसमें आप मेंशन कर दें कि ये बिल एट साइट है, तो उसका मतलब ये होता है कि इसके अंदर कोई ड्यूरेशन स्पेसिफाइड नहीं होती है। जिस दिन पैसों के लिए बोला जाए उस दिन परचेज़र को बिल की पेमेंट का अमाउंट देना पड़ेगा। इसलिए आगे लिखा है इफ़ नो टाइम फॉर पेमेंट इज़ मैंशनड इन द बिल इट इज़ पेबल ऑन डिमांड। यानी अगर आप बिल में कोई भी स्पेसिफिक डेट को मेंशन नहीं करते हो तो जिस दिन पैसे मांगे जाएं उसी दिन आप बिल के पैसों को रिसीव कर लोगे, और इसी को हम कहते हैं बिल एट साइट। आगे लिखा है बिल्स पेबल ऑन डिमांड बिकम्स ड्यू एज सून एज द बिल इज प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। सच बिल्स आर नॉट एंटाइटल्ड टू डेज ऑफ ग्रेस। काफ़ी सिंपल मतलब हो गया। बिल्स पेबल ऑन डिमांड क्या हो जाएगा, इसका मतलब ये हुआ कि जिस दिन पैसे मांगे जाएं उस दिन आपको पैसों की पेमेंट करनी पड़ेगी, यानी जिस दिन सेलर बोल देगा कि मुझे पैसे चाहिए उस दिन परचेजर को पैसे देना पड़ेगा। और इस सिचुएशन के अंदर हम डेज ऑफ ग्रेस को अलाउड नहीं करते हैं। यानी अगर आप बिल के अंदर ये पहले से ही बता देते हैं कि ये बिल एट साइट है तो उस सिचुएशन के अंदर आप बिल में डेज ऑफ ग्रेस को ऐड नहीं करोगे। जैसे अभी हमारा अबव एग्जांपल था कि हमने 1 जुलाई को बिल लिखा और उसके 2 महीने बाद आपको बिल के पैसे मिलेंगे, तो उसमें हमने 3 दिन ऐड किए थे। पर बिल एट साइट अगर आपने मेंशन कर दिया तो उसके अंदर हम जिस दिन बिल को मांगेंगे उसी दिन आपको अमाउंट को पे करना पड़ेगा। उसमें हम डेज ऑफ ग्रेस को ऐड नहीं करते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको याद रखना है। इस तरह आपका बिल एट साइट कंप्लीट होता है। इस तरह आपकी नेक्स्ट टर्म आती है बिल आफ्टर डेट, कि अगर आपके बिल में ये चीज़ मेंशन कर दें कि ये बिल आफ्टर डेट है तो इसमें क्या होगा। तो इसमें लिखा है वेयर अ बिल इज पेबल एट अ फिक्स पीरियड आफ्टर डेट द पीरियड बिगन्स टू रन फ्रॉम द डेट ऑफ ड्रॉइंग द बिल। इसका मतलब ये हुआ कि जब हम बिल्स को प्रिपेयर करते हैं, बिल्स ऑफ एक्सचेंज को प्रिपेयर करते हैं, और अगर आपने उसमें फिक्स पीरियड को मेंशन कर दिया है तो जिस दिन बिल को लिखा जा रहा है उसी दिन से हम बिल के जो डेज हैं, जो पीरियड है, उससे कैलकुलेट करेंगे। इसी को हम कहते हैं बिल आफ्टर डेट, कि जो बिल है उसमें हमने पहले से एक डेट को मेंशन कर दिया है जिस डेट पे जो परचेजर है उसे पेमेंट करनी पड़ेगी। आगे लिखा है 3 days ऑफ ग्रेस आर अलाउड ऑन सच बिल्स। यानी बिल आफ्टर डेट के अंदर हम 3 days को ऐड करेंगे, ये भी आपको याद रखना है। तो अब तक हमने 2 पॉइंट डिस्कस कर लिए। पहली टर्मिनोलॉजी, जो पहली टर्म थी उसका मतलब था बिल एट साइट, यानी जिस दिन पैसे मांगे जाएं उस दिन पैसों की पेमेंट करनी है। देन हमने डिस्कस किया बिल आफ्टर डेट, जिसका मतलब ये था कि इसके अंदर हम एक फिक्स पीरियड देंगे, 2 महीने, जिस तरह हमने एग्जाम्पल में डिस्कस किया था, हम 2 महीने देंगे और उसके बाद उसमें हम 3 दिन और ऐड करके आपसे अमाउंट रिसीव कर लेंगे। इसी को हम कहते हैं बिल आफ्टर डेट। एंड देन आपकी लास्ट थर्ड टर्म है बिल आफ्टर साइट, जिसमें लिखा है द एक्सप्रेशन आफ्टर साइट इन अ बिल ऑफ एक्सचेंज मीन्स आफ्टर एक्सेप्टिंग। यानी इसका मतलब ये हुआ कि जो बिल की मैच्योरिटी डेट को कैलकुलेट करना आप चालू करोगे वो उस दिन से करोगे जिस दिन बिल को एक्सेप्ट किया गया है। तो बिल आफ्टर डेट और बिल आफ्टर साइट में ये मेन डिफरेंस है। बिल आफ्टर डेट के अंदर तो ये होगा कि जिस दिन बिल लिख चुके हैं उस दिन से आप डेज को कैलकुलेट करना चालू करोगे। पर अगर आपने बिल आफ्टर साइट लिख दिया है तो इसका मतलब ये है कि बिल जिस दिन एक्सेप्ट किया जाएगा आप उस दिन से बिल्स ऑफ एक्सचेंज की डेट को कैलकुलेट करोगे। आगे लिखा है थस वेयर अ बिल इज पेबल एट अ फिक्स पीरियड आफ्टर साइट द पीरियड बिगन्स टू रन फ्रॉम द डेट ऑफ एक्सेप्टेंस। इसका मतलब यही हुआ कि अगर आपने बिल जो लिखा है उसमें आपने मेंशन कर दिया कि ये आफ्टर फिक्स पीरियड के बाद आफ्टर साइट है, तो उसका मतलब ये होगा कि जिस दिन परचेजर बिल को एक्सेप्ट करता है उस दिन से आप बिल की जो मैच्योरिटी डेट है उसको कैलकुलेट करोगे। देन आगे लिखा है 3 days ऑफ ग्रेस आर अलाउड ऑन सच बिल्स ऑल्सो। इसका मतलब यही हुआ कि इस सिचुएशन के अंदर भी हम 3 days को अलाउड करते हैं, जिसे हम डेज ऑफ ग्रेस कहते हैं। तो यहाँ पर आपकी 3 टर्म्स कंप्लीट हो चुकी हैं। फर्स्ट था हमारा बिल एट साइट, देन था आपका बिल आफ्टर डेट, एंड देन हमने डिस्कस किया बिल आफ्टर साइट। ना बिल आफ्टर साइट को और बेटर समझने के लिए हम एक एग्जांपल को भी डिस्कस कर लेते हैं। मान लेते हैं आपने 1 जुलाई को एक बिल लिखा जिसकी एक्सेप्टेंस आपकी 1 अगस्त को हुई। अब क्योंकि आपने बिल में मेंशन कर दिया कि ये बिल आफ्टर साइट है, तो जिस दिन से आपका एक्सेप्ट हुआ है बिल उस दिन से आप मैच्योरिटी डेट को कैलकुलेट करोगे। हम मान लेते हैं
कि जो इस बिल की ड्यूरेशन है वो 2 महीने है, और बिल को अगर हमने 1 अगस्त को एक्सेप्ट किया है और बिल में ये लिखा हुआ है कि बिल आफ्टर साइट है, तो इस सिचुएशन के अंदर आप 1 अगस्त में 2 मंथ्स को ऐड करके फिर 3 डेज़ को ऐड करके मैच्योरिटी डेट को कैलकुलेट करोगे। तो अगर हम कैलकुलेट करेंगे 1 अगस्त से 2 महीने, तो आपकी मैच्योरिटी डेट आ जाएगी 4 अक्टूबर। इस तरह आपका बिल आफ्टर साइट भी कंप्लीट होता है। तो ये तीनों टर्म काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब भी आप क्वेश्चन को सॉल्व करें तो ध्यान से पढ़ना, क्योंकि अगर ये टर्म क्वेश्चन में कहीं भी मेंशन होगी तो आपको पता होना चाहिए कि इस बिल की ड्यू डेट किस तरह कैलकुलेट की जाए, अदरवाइज आप क्वेश्चन में गलती कर देंगे। तो इस तरह हमारी तीनों टर्म्स कंप्लीट होती है। देन इसके अलावा मैच्योरिटी डेट और डेज ऑफ ग्रेस के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, कुछ नोट्स हैं जो आपको अच्छे से याद रखने हैं। ये पॉइंट्स आपके क्वेश्चन को सॉल्व करते टाइम दिख भी जाएंगे और उससे किस तरह ड्यू डेट पे इम्पैक्ट आएगा उसको भी आप इजीली समझ जाएंगे। सिर्फ 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, 2 नोट्स हैं जो आपको अच्छे से याद रखने हैं। देन इसके बाद हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। सबसे पहला पॉइंट है, इफ़ द ड्यू डेट इंक्लूडिंग 3 days ऑफ ग्रेस फॉल्स ऑन संडे और अ पब्लिक डे और गैजेट हॉलीडे, द ड्यू डेट विल बी सपोज टू बी 1 day अर्लियर। इसका मतलब ये हुआ कि मैच्योरिटी डेट के दिन अगर कोई भी संडे या पब्लिक हॉलीडे आ जाता है तो उस सिचुएशन के अंदर जो आपकी मैच्योरिटी डेट होगी वो 1 दिन पहले होगी। जैसे आप एग्जांपल भी देख सकते हैं कि हमने अगर एक बिल लिखा जो 26 जनवरी को ड्यू है और हम जानते हैं कि 26 जनवरी को हमारा एक पब्लिक हॉलीडे होता है, तो इस सिचुएशन के अंदर जो आपकी ड्यू डेट होगी वो 25 जनवरी हो जाएगी। ऐसे ही हम जानते हैं कि 15 अगस्त को हमारा इंडिपेंडेंस डे आता है, तो इंडिपेंडेंस डे हमारे को पहले से ही पता है और ये एक पब्लिक हॉलीडे है। तो रूल ये कहता है कि अगर आपका एक पब्लिक हॉलीडे आता है तो उस सिचुएशन के अंदर आप 1 दिन पहले ही ड्यू डेट को मान लेंगे। यानी अगर 15 अगस्त को बिल कंप्लीट होता है तो आप 14 अगस्त को बिल के पैसों को ईजिली रिसीव कर सकते हो। तो यह काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको याद रखना है कि अगर ड्यू डेट के दिन कोई भी संडे या पब्लिक हॉलीडे आ जाता है तो सिचुएशन के अंदर हम बिल की जो ड्यू डेट है वो 1 दिन पहले की मान लेंगे। इसके बाद सेकंड पॉइंट में लिखा है, इफ़ द ड्यू डेट इंक्लूडिंग 3 days ऑफ ग्रेस हैज़ बीन डिक्लेयर्ड एज इमरजेंसी हॉलीडे, द ड्यू डेट विल बी सपोज टू बी 1 day लेटर। तो ये अपोजिट हो गया। इसका मतलब ये है कि ड्यू डेट के दिन अगर कोई भी इमरजेंसी हॉलीडे डिक्लेयर कर दिया जाता है तो सिचुएशन के अंदर आपकी जो ड्यू डेट होगी वो 1 दिन बाद की होगी। जैसे एग्जांपल में आप देख सकते हैं, इफ़ अ बिल फॉल्स ड्यू ऑन 5 जुलाई एंड इट इज डिक्लेयर्ड एज इमरजेंसी हॉलीडे ड्यू टू द डेथ ऑफ अ नेशनल लीडर, द ड्यू डेट विल बी 6 जुलाई। इसका मतलब यही हुआ कि अगर आपकी बिल की ड्यू डेट 5 जुलाई को आती है और 5 जुलाई को इमरजेंसी हॉलीडे डिक्लेयर हो गया तो जो आपकी ड्यू डेट होगी वो 1 दिन आगे शिफ्ट हो जाएगी, यानी आप 6 जुलाई को पैसों को रिसीव करोगे। तो ये 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो आपको क्वेश्चन में दिख जाएंगे। जब आप कैलकुलेट करेंगे तो आपको पता होना चाहिए कि वो पब्लिक हॉलीडे है, और अगर इमरजेंसी हॉलीडे होगा तो वो क्वेश्चन में मेंशन कर दिया जाएगा। तो ये दोनों पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट पॉइंट के अकॉर्डिंग अगर कोई संडे या पब्लिक हॉलीडे आता है तो आप 1 दिन पहले की ड्यू डेट को मान लेंगे, और अगर ड्यू डेट के दिन कोई इमरजेंसी हॉलीडे डिक्लेयर कर दिया जाता है तो सिचुएशन के अंदर आप 1 दिन बाद की ड्यू डेट को मानेंगे। इस तरह आपका डेट ऑफ मैच्योरिटी एंड डेज ऑफ ग्रेस से रिलेटेड जो भी टॉपिक्स थे वो कंप्लीट होते हैं। नाउ हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं जिसमें हम सीखेंगे कि किस तरह हम डेज ऑफ मैच्योरिटी को कैलकुलेट करते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 है इस चैप्टर का। इसमें लिखा है, कैलकुलेट द ड्यू डेट्स ऑफ द बिल इन द फॉलोइंग। यानी इस क्वेश्चन के अंदर आपको डिफरेंट बिल की डेट्स गिवन है जिस दिन बिल को लिखा गया है, और आपको उसके अगेंस्ट पीरियड गिवन है। आपको इन सभी सिचुएशन के अंदर ड्यू डेट्स को कैलकुलेट करना है। तो कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले आपका आ रहा है 1 जनवरी 2017 जिसकी ड्यू डेट है 2 months। तो काफ़ी सिंपल है ये। यहाँ पर आपको याद रखना है कि अगर आपको ड्यू डेट के साथ कोई भी इन्फॉर्मेशन एक्स्ट्रा मेंशन नहीं है जिससे आपकी ड्यू डेट पे इम्पैक्ट पड़े, तो हम मान के चलते हैं कि जो बिल लिखा गया है वो बिल आफ्टर डेट है। यानी हम जिस दिन बिल लिख रहे हैं उसी दिन से बिल की डेट को कैलकुलेट करना चालू कर देंगे। तो पहले पॉइंट के अंदर आपके बिल की डेट है 1 जनवरी 2017 जिस पे आप 2 महीने का टाइम दे रहे हैं बिल की पेमेंट का। तो आप 1 जनवरी से काउंट करना स्टार्ट करेंगे। 1 जनवरी में 1 मंथ ऐड करेंगे तो आपका 1 Feb आ जाएगा। देन एक और मंथ ऐड करेंगे तो 1 मार्च आ जाएगा। देन हम जानते हैं कि उसके बाद आपको 3 days ऑफ ग्रेस के भी ऐड करने होते हैं। तो 1 मार्च में हम 3 days और ऐड करेंगे जिससे आपकी मैच्योरिटी डेट आ जाएगी 4 मार्च।
तो यानी अगर आप 1 जनवरी 2017 को बिल लिखते हैं और उसके लिए अगर आप 2 महीने का टाइम दे रहे हैं तो आपकी जो मैच्योरिटी डेट होगी वो 4 मार्च 2017 होगी। इसी तरह नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका बिल 28 जनवरी 2017 का, जिसमें आप 1 महीने का टाइम दे रहे हो। तो आप कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले आप लाइन ड्रॉ कीजिए। आप बिल की डेट लिखिए जिस दिन आपने बिल को लिखा है, डेट इज़ 28 जनवरी 2017। 1 महीने का पीरियड है, तो अगर हम 28 जनवरी में 1 महीने को ऐड करेंगे तो आपका आ जाएगा 28 फरवरी। देन 28 फरवरी के बाद आप 3 दिन और ऐड करेंगे। 3 दिन ऐड करने से आपका मैच्योरिटी डेट आ जाएगा 3 मार्च 2017। तो इस तरह आपका जो सेकंड केस का ड्यू डेट आया वो आया 3 मार्च 2017। इस तरह आपका नेक्स्ट है थर्ड केस 13 जनवरी 2017, जिसमें आपने 1 महीने का टाइम दिया है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको याद रखनी है। जब भी आप बिल की ड्यू डेट मंथ्स में देते हैं तो उसके अंदर आप पूरे मंथ को ही एक साथ लेंगे, उसमें आप डेज़ के बारे में बिल्कुल भी मत सोचना। जैसे थर्ड केस के अंदर आपने 30 जनवरी को बिल लिखा है, तो 30 जनवरी में अगर आप 1 महीना ऐड करेंगे तो फरवरी का 28 दिन यानी पूरा का पूरा 28 दिन का जो महीना है उसे एक मंथ मानेंगे। इसमें आप ये बिल्कुल मत सोचना कि 30 जनवरी के अकॉर्डिंग एक मंथ में 30 दिन 31 दिन होते हैं तो मैं 30 जनवरी से 30 दिन 31 दिन ऐड करूँ, ऐसा बिल्कुल नहीं करना। मंथ में ड्यूरेशन जब भी गिवन होगी आपको डायरेक्टली मंथ शिफ्ट करना है। तो अगर हमने बिल 30 जनवरी को लिखा है तो पूरा मंथ जो फरवरी का है उसे एक मंथ मानते हुए आपकी जो 1 मंथ ऐड करने से डेट आएगी वो 28 फरवरी आएगी। और आप 28 फरवरी में फिर 3 दिन ऐड करेंगे डेज ऑफ ग्रेस के, जिससे आपकी ड्यू डेट आ जाएगी 3 मार्च 2017। तो केस 2 और केस 3 दिखने में अलग लग रहे हैं पर ये सेम ही है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि सेकंड केस के अंदर आपको 28 जनवरी गिवन है और थर्ड केस के अंदर आपको गिवन है 30 जनवरी। पर यहाँ आप देख सकते हैं कि ड्यूरेशन जो बिल की गिवन है वो 1 मंथ है, तो हम डायरेक्टली 1 मंथ ऐड करके 28 फरवरी पर पहुँचेंगे और उसके बाद हम 3 दिन और ऐड करेंगे, जिससे आपका मैच्योरिटी डेट आ जाएगा 3 मार्च। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस एग्जाम्पल को आप अपने नोटबुक में भी लिख लेना ताकि आप इसमें भूलें ना कि ये किस तरह कैलकुलेट किया जाएगा। इस तरह आपके मंथ के अंदर अगर हम ड्यूरेशन देते हैं तो उसे किस तरह ट्रीट किया जाएगा वो हमने सीख लिया। नाउ अगर आप बिल की जो ड्यू डेट है वो डेज में देना चालू करें तो उसमें किस तरह हम कैलकुलेट करेंगे उसे देखिए। तो फोर्थ केस के अंदर आपने बिल लिखा है 30 अप्रैल 2017 को, जिसके लिए आपने 30 दिन दिए हैं पेमेंट करने के लिए। तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि अगर आपको मंथ में ड्यूरेशन गिवन हो तो जिस दिन बिल लिखा है उस दिन से स्टार्ट करेंगे, पर अगर आपको डेज में बिल की ड्यूरेशन गिवन होगी तो आप एक दिन बाद से स्टार्ट करेंगे डेज को कैलकुलेट करना। जैसे आपने 30 अप्रैल 2017 को बिल लिखा तो 30 अप्रैल के बाद आपकी नेक्स्ट डे कौन से आएगी? 1 मई। तो आप 1 मई से 30 दिन गिनना चालू करेंगे। तो 1 मई से लेकर के अगर आप 30 डेज ऐड करोगे तो आपका लास्ट डेट जो आएगी 30 दिन कंप्लीट होने के बाद वो 30 मई आएगी। देन 30 मई के अंदर हम 3 दिन डेज ऑफ ग्रेस के ऐड करेंगे, जिससे आपकी ड्यू डेट आ जाएगी 2 जून 2017। तो ये होता है डेज का ट्रीटमेंट कि अगर आपको बिल की जो ड्यूरेशन दे रखी है वो डेज में दे रखी है तो आप एक दिन बाद से डेज को कैलकुलेट करना चालू करोगे। तो 30 अप्रैल को बिल लिखा था, हमने डेज को कैलकुलेट करना चालू किया 1 मई से। 1 मई से लेकर के 30 मई तक 30 दिन होते हैं, उसके बाद 3 दिन को ऐड किया जिससे आपकी ड्यू डेट आ गई 2 जून 2017। इस तरह आपका फिफ्थ केस है। आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके खुद से भी सॉल्व कर सकते हैं। देन वीडियो को आगे देखते हुए आप चेक कर सकते हैं कि आपने आंसर सही किया है या नहीं। तो फिफ्थ केस के अंदर हम निकालते हैं। फिफ्थ केस के अंदर आपकी बिल की डेट है 1 दिसंबर 2016, जिसमें आपके 60 डेज़ का बिल लिखा गया है, यानी हमने जो ड्यूरेशन दिया है वो 60 डेज़ दिया है। तो 1 दिसंबर को बिल लिखा है तो हम कैलकुलेट करना चालू करेंगे 2 दिसंबर से। 2 दिसंबर से लेकर के 31 दिसंबर तक अगर आप काउंट करते हैं पूरे दिसंबर के महीने को तो आपके 30 डेज़ होंगे। देन उसके बाद 1 जन से लेकर के हम 30 जन तक कैलकुलेट करेंगे तो आपके 30 दिन और ऐड हो जाएंगे, जिससे आपके डेज आ जाएंगे टोटल 60। अब 60 डेज़ के बाद आप 3 दिन और देते हैं डेज ऑफ ग्रेस के, तो 30 जन में अगर आप 3 दिन और ऐड करेंगे तो 31 जन, 1 फेब, 2 फेब, तो 2 फेब आपकी हो जाएगी मैच्योरिटी डेट। तो इस तरह हम डेज का ट्रीटमेंट करते हैं। तो अगर आपने ये खुद से सॉल्व करके आंसर सही निकाला है तो उसके लिए आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि हमने ये खुद से सॉल्व करके आंसर को कैलकुलेट किया है। इस तरह आपका 6 डेट है जो आपका इस क्वेश्चन का लास्ट डेट है
कि आपने 28 दिसंबर 2015 को बिल लिखा है और आपने 2 महीने का टाइम दिया है बिल को पे करने का। तो अगर आप 28 दिसंबर 2015 से ड्यूरेशन को कैलकुलेट करना चालू करोगे तो आपके डेज आएंगे 1 मंथ कंप्लीट होने के बाद 28 जनवरी, देन सेकेंड मंथ कंप्लीट होने के बाद 28 फरवरी 2016। देन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 28 फरवरी 2016 आपका लीप ईयर है, यानी इस बार फरवरी के अंदर टोटल 29 दिन होते हैं। तो जो आपके 3 दिन ऐड करने के बाद मैच्योरिटी डेट आएगी 2 मार्च आई 2016। तो ये भी चीज़ याद रखना कि अगर आपको क्वेश्चन में लीप ईयर गिवन है और जो बिल की ड्यूरेशन है वो आपकी फरवरी मंथ के अंदर आ रही है तो उसके अंदर 29 दिन होते हैं, ये भी आपको याद रखना है। इसलिए इस बार जो आपकी मैच्योरिटी डेट आई वो 2 मार्च आई, ना कि 3 मार्च, क्योंकि हम जानते हैं कि 2016 आपका लीप ईयर है। लीप ईयर के अंदर टोटल डेज ज़्यादा होते हैं, फरवरी के 1 डे ज़्यादा होता है। तो उसके लिए हम 3 दिन जो ऐड करेंगे वो 29 फरवरी से स्टार्ट होगा, 29 फरवरी, फिर 1 मार्च, फिर 2 मार्च। तो आपकी मैच्योरिटी डेट आ जाएगी 2 मार्च 2016। इस तरह आपका यह पूरा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। तो काफ़ी सिंपल क्वेश्चन था, सिर्फ आपको प्रैक्टिस करनी है। 1-2 बार इस क्वेश्चन को आप खुद से सॉल्व करेंगे, देन बुक्स में जो भी क्वेश्चन गिवन है उसे सॉल्व करेंगे तो आपको इजीली आ जाएगा। पर फिर भी अगर आपको किसी पॉइंट में डाउट हो, ड्यू डेट निकालने में दिक्कत आए, तो आप सिंपली मुझे व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में गिवन है। तो इस तरह हमने डेज ऑफ मैच्योरिटी और डेज ऑफ ग्रेस के कॉन्सेप्ट को कंप्लीट कर लिया, हमने क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लिया। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम सीखेंगे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज। काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है नेक्स्ट, तो देखना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए। फॉर मोर वीडियोज़ सब्सक्राइब माई चैनल सक्सेस ईट and click on the bell icon for daily updates. Thank you.